हेलो बच्चों। तो चलिए बच्चों, हम लोग क्लास को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं रिजिड बॉडी मैकेनिक्स का लेक्चर 6, जिसमें हम लोग आज पढ़ने वाले हैं न्यूटन्स सेकेंड लॉ इन टर्म्स ऑफ एंगुलर वेरिएबल। तो हम लोग न्यूटन सेकेंड लॉ इन टर्म्स ऑफ एंगुलर वेरिएबल लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था टॉर्क अबाउट ए पॉइंट एंड टॉर्क अबाउट एन एक्सिस। इसके बाद हमने देखा था कि नेट टॉर्क ऑफ ऑल इंटरनल फोर्स ऑफ ए रिजिड बॉडी इज ऑलवेज जीरो। मतलब किसी भी रिजिड बॉडी के सारे इंटरनल फोर्स का जो टॉर्क का सम होगा वो क्या होगा, आपका जीरो होगा। तो ये हम लोग लास्ट क्लास में देखे थे। आज हम लोग न्यूटन सेकेंड लॉ इन टर्म्स ऑफ एंगुलर वेरिएबल देखने जा रहे हैं। मान लेते हैं कोई एक रिजिड बॉडी है। क्या है बच्चा? रिजिड बॉडी है। मान लेते हैं यही एक कोई रिजिड बॉडी है और ये रिजिड बॉडी इस एक्सिस के अबाउट क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। मान लीजिए ये एक्सिस आपका एक्स डैश है और इसके अबाउट अल्फा एंगुलर एक्सीलरेशन से क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। तो इसका हर पार्टिकल क्या कर रहा होगा, सर्कुलर मोशन कर रहा होगा। इसका हर पार्टिकल क्या कर रहा होगा, सर्कुलर मोशन। जो कि हम लोग यहाँ पे प्योर रोटेशन देख रहे हैं। अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, प्योर रोटेशन। और प्योर रोटेशन में मान लीजिए आपका ये एक्सिस फिक्स है और इसके अबाउट ये पूरा रिजिड बॉडी का हर पार्टिकल क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन। तो इसमें रिजिड बॉडी में कितना पार्टिकल होगा, ढेर सारा पार्टिकल। हम लोग किसी एक पार्टिकल को देखते हैं। मान लेते हैं ये कोई पार्टिकल है जिसका नाम है ith पार्टिकल, है ना। ये ith पार्टिकल क्या कर रहा होगा, सर्कुलर मोशन कर रहा होगा। ये ith पार्टिकल है और ये क्या कर रहा होगा बच्चा, सर्कुलर मोशन कर रहा होगा। सर्कुलर मोशन कर रहा है। ये आपका ith पार्टिकल है ना। ये ith पार्टिकल है, ith पार्टिकल। ठीक है, देखेंगे, ध्यान देंगे बच्चा। अब इस ith पार्टिकल पे मानते हैं कि नेट फोर्स जो आपका ith पार्टिकल पे लग रहा है वो आपका नेट फोर्स आपका, एक मिनट, तो बच्चा यहाँ पे ith पार्टिकल है और मान लेते हैं इस ith पार्टिकल पे नेट फोर्स जो आपका लग रहा है ये है नेट फोर्स ऑन ith पार्टिकल। ठीक है। अब किसी भी फोर्स का या किसी भी वेक्टर का कितना मैक्सिमम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट होता है, तीन परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो हम इस ith पार्टिकल पे जो फोर्स लग रहा है इसका 3 कंपोनेंट देखते हैं। एक ये कंपोनेंट है नॉर्मल कंपोनेंट, ith पार्टिकल का नॉर्मल कंपोनेंट। ये वाला आपका क्या है, ith पार्टिकल का टेंजेंशियल कंपोनेंट। और ये क्या है बच्चा, ith पार्टिकल पे परपेंडिकुलर। मतलब ये पार्टिकल इस पार्ट है ना, ये पार्टिकल कैसा कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है। इस प्लेन में सर्कुलर मोशन कर रहा है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर ये वाला हो गया। मतलब ये ith पार्टिकल पे जो फोर्स लग रहा है इसका 3 कंपोनेंट हो गया, एक नॉर्मल, टेंजेंशियल और एक परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ सर्कुलर मोशन। प्लेन ऑफ सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन इस प्लेन में कर रहा है, ये इसके परपेंडिकुलर है। ये जो फोर्स का कंपोनेंट है किसके परपेंडिकुलर है, प्लेन ऑफ सर्कुलर मोशन के परपेंडिकुलर है। मतलब एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है। तो हमने यहाँ पे देखा है Fi क्या है ना, नेट फोर्स ऑन ith पार्टिकल। तो ये किसका किसका सम होगा, नॉर्मल, टेंजेंशियल प्लस ith पार्टिकल का परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ सर्कुलर मोशन। यानी कि ये तीनों का सम ऑफ का ये ith फोर्स है, फोर्स ऑन ith पार्टिकल। ठीक है। तो चलिए हम लोग अब इस पे निकालते हैं टॉर्क ऑन ith पार्टिकल अबाउट एक्स डैश। ये एक्सिस के अबाउट हम लोग टॉर्क निकाल रहे हैं। तो हमने बताया था कि एक्सिस के अबाउट टॉर्क हम लोग कैसे निकालते हैं। तो एक्सिस पे किसी पॉइंट के अबाउट हम लोग टॉर्क निकाल लेंगे और उसका कंपोनेंट एक्सिस के अलाउ निकाल लेते हैं। तो मान लेते हैं इस पे कोई आपका पॉइंट है, इसका मान लेते हैं सेंटर O है और इसका रेडियस RI है जो सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो ये एक्सिस पे क्या होगा, आपका परपेंडिकुलर है ना। ये रेडियस जो है आपका क्या है, एक्सिस पे परपेंडिकुलर है एक्सिस पे परपेंडिकुलर RI। तो हम लोग क्या करेंगे कि नेट टॉर्क अबाउट O का कौन सा कंपोनेंट किसके अलाउ,
एक्स एक्स डैश के लॉन्ग, चूंकि हमको किसके अबाउट निकालना है, एक्स एक्स डैश के लॉन्ग निकालना है। तो टॉर्क हम लोग देखे थे, टॉर्क बराबर क्या होता है, आर आई क्रॉस एफ आई, क्या होगा, आर आई क्रॉस एफ आई, और हम लोग जानते हैं, और इसका क्या चीज, कंपोनेंट, कंपोनेंट। तो यहाँ पे आर आई आपका ये है, और क्रॉस नेट फोर्स आपका क्या हो गया बच्चा, है ना, यहाँ पे नेट फोर्स क्या हो गया बच्चा, ith पार्टिकल पे नेट फोर्स आपका यहाँ पे है, ith पार्टिकल का नॉर्मल कंपोनेंट, ith पार्टिकल का टेंजेंशियल प्लस ith पार्टिकल का परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ सर्कुलर मोशन, और इसका हम लोग क्या लिखेंगे, कंपोनेंट लिखेंगे, कंपोनेंट। ठीक है, तो यदि इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अलग अलग हो जाएगा, तो सबका हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, कंपोनेंट, है ना। नेट टॉर्क ऑन ith पार्टिकल अबाउट एक्स एक्स डैश आपका क्या हो गया यहाँ पे, आर आई क्रॉस एफ आई नॉर्मल फोर्स का कंपोनेंट प्लस आर आई क्रॉस एफ टेंजेंशियल का कंपोनेंट और प्लस आपका आर आई क्रॉस ith पार्टिकल का परपेंडिकुलर कंपोनेंट। अच्छा देखेंगे, ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, आर आई क्रॉस एफ नॉर्मल फोर्स, ये आपका आर आई है और ये नॉर्मल कंपोनेंट, दोनों क्या है, पैरेलल है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना है यहाँ पे 0 डिग्री, तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। और ये आपका आर आई क्रॉस एफ आई टी, आई परपेंडिकुलर है ना, परपेंडिकुलर कंपोनेंट, तो ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट किसके पैरेलल है, एक्सिस के पैरेलल है, किसके पैरेलल है, एक्सिस के पैरेलल। आर आई क्रॉस एफ आई परपेंडिकुलर, आर आई क्रॉस एफ आई परपेंडिकुलर जो होगा, तो यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट से जो वेक्टर आता है, ये वेक्टर आर आई पे भी परपेंडिकुलर होगा और इस फोर्स पे भी परपेंडिकुलर होगा, और ये फोर्स पे परपेंडिकुलर होने का मतलब इस एक्सिस पे परपेंडिकुलर होना, तो ये वेक्टर जो है इस एक्सिस पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, और इसका कंपोनेंट एक्सिस के लॉन्ग क्या हो जाएगा 0, तो इसका कंपोनेंट एक्सिस के लॉन्ग आपका क्या हो जाएगा 0। ध्यान में रखेंगे कैसे 0 हुआ, चूंकि आर आई क्रॉस एफ आई परपेंडिकुलर, आर आई क्रॉस एफ आई परपेंडिकुलर का जो डायरेक्शन होगा वो एफ आई परपेंडिकुलर पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, तो ये परपेंडिकुलर मतलब ये वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा ये क्या होगा, एफ आई परपेंडिकुलर पे परपेंडिकुलर होगा, मतलब एक्सिस पे परपेंडिकुलर होगा, और इसका कंपोनेंट एक्सिस के लॉन्ग क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो ये वाला टर्म 0, ये वाला टर्म 0, सिर्फ क्या बच गया, टेंजेंशियल। तो हमने क्या देखा कि एफ नेट टॉर्क ऑन ith पार्टिकल अबाउट एक्स एक्स डैश, ये क्या हो गया आर आई, और देखेंगे आर आई और एफ आई टेंजेंशियल, टेंजेंशियल आप जो डायरेक्शन देख रहे हो ये सर्कुलर मोशन है, टेंजेंशियल आपका ये वाला डायरेक्शन हो गया, तो आर आई पे ये टेंजेंशियल क्या है, परपेंडिकुलर है ना, तो दोनों के बीच का एंगल क्या है 90 डिग्री है ना, तो 90 डिग्री है ना, तो 90 डिग्री है। ठीक है, तो आप देखोगे कि आर आई क्रॉस एफ टेंजेंशियल, आर आई क्रॉस एफ आई टेंजेंशियल, इसका जो डायरेक्शन होगा किसके अलॉन्ग हो जाएगा, एक्सिस के अलॉन्ग, और इसका कंपोनेंट एक्सिस के अलॉन्ग यही हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा बच्चा, है ना, एफ आई टेंजेंशियल इंटू साइन 90 डिग्री, साइन 90 का वैल्यू कितना होता है 1, है ना। तो चलिए बच्चों इसको लिख लेंगे पहले, है ना, पहले इसको लिख लेंगे, पॉज करके मिटाते हैं, है ना। तो हमने बच्चा यहाँ पे क्या देखा, नेट टॉर्क ऑन ith पार्टिकल अबाउट एक्स एक्स डैश, ये बराबर क्या हो गया आर आई इंटू एफ टेंजेंशियल, और टेंजेंशियल फोर्स बराबर क्या होता है अल्फा इंटू आर आई,
है ना। फोर्स बराबर क्या होता है, मास इनटू टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन है ना, किसका, ith पार्टिकल का टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, ठीक है। तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन बराबर क्या होता है, मास टेंजेंशियल अल्फा इंटू आर आई हो जाता है। तो यहाँ पे नेट टॉर्क ऑन ith पार्टिकल अबाउट एक्स एक्स डैश, ये क्या हो गया, एम आर आई, मास ith पार्टिकल का मास, मान लेते हैं इसका मास आपका क्या है, एम आई है ना। तो एम आई आर आई का होल स्क्वायर इंटू अल्फा, अल्फा हर पार्टिकल के लिए क्या होता है, सेम होता है। तो ये सिर्फ ith पार्टिकल का टॉर्क हो गया। तो नेट टॉर्क अबाउट एक्स एक्स डैश क्या हो जाएगा, इसी का समीशन हो जाएगा, समीशन ऑफ एम आई आर आई का होल स्क्वायर इंटू अल्फा। अल्फा सबके लिए क्या है आपका, कांस्टेंट है, तो ये समीशन से क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, है ना, एम आई और आर आई का होल स्क्वायर देखेंगे। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यही तो डिफिनेशन था किसका, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, यही आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डिफिनेशन था। देयरफॉर नेट टॉर्क अबाउट एक्स एक्स डैश बराबर क्या हो गया आपका, आई इंटू अल्फा। ये नेट टॉर्क है, नेट टॉर्क। अब नेट में क्या आ जाता है बच्चा आपका, दोनों आ जाता है नेट में, नेट इंटरनल प्लस नेट एक्सटर्नल, ठीक है, एक्सटर्नल बराबर क्या हो जाएगा, आई इंटू अल्फा। और हम लोग जानते हैं कि नेट इंटरनल टॉर्क आपका क्या होता है, 0 होता है। तो इस बात को याद रखेंगे, नेट एक्सटर्नल टॉर्क अबाउट एन एक्सिस बराबर क्या होगा, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दैट एक्सिस इंटू अल्फा। याद रखेंगे इसको, मतलब टॉर्क बराबर आई इंटू अल्फा, यानी कि उसमें है ना, ट्रांसलेशनल मोशन में क्या होता है, फोर्स बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन, यहाँ पे टॉर्क बराबर आई इंटू अल्फा। तो इस बात को ध्यान में रखेंगे, मतलब टॉर्क बराबर हमेशा क्या लिखेंगे, आई इंटू अल्फा। ये सब के लिए वैलिड है अबाउट एन एक्सिस, एक्सिस के अबाउट टॉर्क बराबर उस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू एंगुलर एक्सीलरेशन। तो चलिए इसको पॉज करके लिख लेंगे बच्चा, है ना, इसको पॉज करके लिख लेंगे। यही है न्यूटन सेकेंड लॉ इन टर्म्स ऑफ एंगुलर वेरिएबल। आगे हम लोग बढ़ाते हैं। चलिए बच्चा, अब कुछ पॉइंट लिखते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट, है ना। लिखेंगे पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, application of weight किसको बोलते हैं, mg को, इज सेंटर ऑफ मास। याद रखना है कि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ वेट इज सेंटर ऑफ मास, मतलब आपका वेट जो है रिजिड बॉडी के कहाँ पे लगेगा, सेंटर पे लगेगा। याद रखना है कहाँ पे लगाना है, सेंटर ऑफ मास पे लगाना। जहाँ पे बॉडी का सेंटर ऑफ मास होगा वहीं पे हम लोग वेट को दिखाएंगे। सिमिलरली एकदम सेम, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ स्यूडो फोर्स, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन of pseudo force is also center of mass, ठीक है। तो जब भी स्यूडो फोर्स भी लगाना होगा तो हम लोग कहाँ लगाएंगे, सेंटर ऑफ मास पे ही लगाएंगे। हमारा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन आपका सेंटर ऑफ मास होगा, वेट का और स्यूडो फोर्स का। याद रखेंगे जब हम लोग रोटेशनल पढ़ते हैं, रिजिड बॉडी मैकेनिक्स पढ़ते हैं, तो फोर्स कहाँ लग रहा है ये भी ध्यान में रखना है कि फोर्स को हम लोग कहाँ पे लगाएंगे। तो याद रखेंगे वेट को कहाँ लगाएंगे, सेंटर ऑफ मास पे, और स्यूडो फोर्स को भी हम लोग कहाँ लगाएंगे, सेंटर ऑफ मास को पे लगाएंगे। इस बात को एकदम ध्यान से रखेंगे। चलिए बच्चा, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिजिड बॉडी है ना, इन प्योर रोटेशन
रोटेशन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिजिड बॉडी इन प्योर रोटेशन। प्योर रोटेशन में रिजिड बॉडी का काइनेटिक एनर्जी। तो मान लेते हैं ये कोई एक रिजिड बॉडी है, ये कोई रिजिड बॉडी है और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट क्या कर रहा है, मान लेते हैं ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है। ये क्या है आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये तो आपका फिक्स होता है, ठीक है। मान लेते हैं कोई पार्टिकल है, ये रिजिड बॉडी के पास कितना पार्टिकल है, ढेर सारा पार्टिकल। मान लेते हैं कोई पार्टिकल आई है, इसको हम लोग आइथ पार्टिकल बोलते हैं, ठीक है। और ये उसका इस आइथ पार्टिकल का इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर दूरी क्या है, आर आई है, ठीक है। तो ये इस एक्सिस के अबाउट ये आइथ पार्टिकल क्या कर रहा होगा, सर्कुलर मोशन प्योर रोटेशन में कर रहा होगा। तो इसका वेलोसिटी ये होगा आपका, ये वेलोसिटी ऑफ आइथ पार्टिकल भी बराबर क्या होता है, ओमेगा इंटू आर आई। मान लेते हैं ओमेगा से ये घूम रहा है, कैसा मोशन कर रहा है, सर्कुलर मोशन। तो हम लोग बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ आइथ पार्टिकल बराबर क्या होता है, हाफ इंटू मास ऑफ आइथ पार्टिकल इंटू वेलोसिटी ऑफ आइथ पार्टिकल का स्क्वायर, जो कि हम लोग जानते हैं काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर। तो चलिए बच्चों, हाफ इंटू एम आई, वी आई की जगह पे क्या लिखेंगे, ओमेगा आर आई का होल स्क्वायर। तो ओमेगा स्क्वायर आर आई का स्क्वायर। तो ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ आइथ पार्टिकल आपका क्या हो गया, हाफ इंटू एम आई आर आई का स्क्वायर इंटू ओमेगा का स्क्वायर, ये आइथ पार्टिकल का। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिजिड बॉडी, इसी का समेशन हो जाएगा, सिग्मा समेशन हाफ इंटू एम आई आर आई का स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। इसमें वेरिएबल क्या है, एम आई आर आई, बाकी तो ये कांस्टेंट है, तो इसको हम लोग बाहर निकाल लेंगे। तो हाफ तो कांस्टेंट है ना, ये बाहर आ गया, समेशन ऑफ एम आई आर आई का होल स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देयरफॉर याद रखेंगे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिजिड बॉडी क्या होता है, हाफ इंटू आई इंटू ओमेगा स्क्वायर, हाफ इंटू आई इंटू ओमेगा स्क्वायर, जहाँ पे आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन। आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन। आई क्या है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है बच्चों। तो ध्यान से इसको लिखेंगे, पॉज करके इसको लिखें। चलिए बच्चों, हम लोग देखते हैं इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम क्या है, मान लेते हैं कोई बॉडी दे दिया कि कोई बॉडी आपका किस में है, इक्विलिब्रियम में। तो आपका वो इक्विलिब्रियम में है, तो इक्विलिब्रियम दो टाइप का होगा, दो टाइप का इक्विलिब्रियम में होगा। एक होगा रोटेशनल इक्विलिब्रियम, दूसरा क्या होगा, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, मान लो कोई रिजिड बॉडी किस में है, इक्विलिब्रियम में है, तो दोनों टाइप का इक्विलिब्रियम होगा, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम एज वेल एज रोटेशनल इक्विलिब्रियम। रोटेशनल इक्विलिब्रियम, ठीक है। यदि आपको दे दिया कि कोई बॉडी आपका इक्विलिब्रियम में है, तो है ना, दोनों टाइप का इक्विलिब्रियम होगा, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम और रोटेशनल इक्विलिब्रियम। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है ना, एफ नेट बराबर आप जानते हो मास इनटू एक्सीलरेशन किसका, सेंटर ऑफ मास, और ये क्या चीज़ आपका जीरो। तो याद रखेंगे, जब भी आपका इक्विलिब्रियम में है तो नेट फोर्स आपका जीरो होगा, और नेट फोर्स जीरो होगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ये जीरो होगा, एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो होगा, ध्यान में रखेंगे। उसी तरह से यदि आपका कोई बॉडी किसी एक्सिस के अबाउट रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है ना, या कोई बॉडी आपका रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है, तो नेट टॉर्क, नेट है ना, नेट टॉर्क आप बराबर क्या होता है, आई इंटू अल्फा होता है ना, याद रखेंगे। और ये आपका क्या होगा, जी, नेट टॉर्क आपका क्या होगा, जीरो होगा। यदि नेट टॉर्क आपका जीरो है तो अल्फा भी आपका क्या होगा, जीरो होगा। तो यदि आपको दे दिया कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है, तो वो दोनों टाइप के इक्विलिब्रियम में होगा, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम और रोटेशनल इक्विलिब्रियम। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब नेट फोर्स जीरो,
है ना। नेट फोर्स जीरो का मतलब एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो, और रोटेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब कि रिजिड बॉडी का किसी भी एक्सिस के अबाउट नेट टॉर्क क्या होगा आपका, जीरो होगा। नेट टॉर्क आपका जीरो होगा, मतलब एंगुलर एक्सीलरेशन किसी भी एक्सिस के अबाउट क्या होगा आपका, जीरो होगा। तो चलिए इसको पॉज करके लिख लेंगे और हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन बनाना, है ना। चलिए हम लोग स्टार्ट करें और क्वेश्चन, इस पे बेस्ट हम लोग क्वेश्चन करेंगे। चलिए ध्यान रखेंगे बच्चा। मान लेते हैं कि एक आपका रॉड दिया हुआ है ना। ये आपका कोई रॉड है और ये दो स्ट्रिंग से लटका हुआ है। ये आपका दोनों स्ट्रिंग, और ये जो देख रहे हो ये एंगल कितना बना रहा है आपका, थीटा एंगल बना रहा है ना। ये आपका रस्सी है, इस है ना, ये आपका रस्सी है, ये आपका रॉड है, रॉड का मास कितना है, m है, और लेंथ आपका l है ना। ये आपका दोनों क्या है, स्ट्रिंग है ना। और ये किस में है रॉड आपका, इक्विलिब्रियम में है। किस में है, इक्विलिब्रियम। यूनिफॉर्म रॉड है। फाइंड द टेंशन इन ईच string for equilibrium of rod, for equilibrium of rod, ठीक है, इक्विलिब्रियम ऑफ रॉड। अब देखते हैं इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे दो स्ट्रिंग है ना। मान लेते हैं ये आपका A है और ये आपका क्या है, B, ठीक है। दो रस्सी है, तो अभी हमको पता नहीं है कि दोनों में टेंशन क्या होगा, सेम होगा कि नहीं होगा, तो हम लोग डिफरेंट मान लेते हैं। मान लेते हैं इसमें टेंशन कितना है, T1, और इसमें टेंशन कितना है, T2। और रॉड का सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है, बीच में, तो बीच में क्या लगेगा आपका, mg आपका क्या लगेगा, बीच में। हमने बोला था कि ग्रेविटी जो है, mg जो है ग्रेविटी या वेट आपका कहाँ लगता है, सेंटर ऑफ मास पे लगता है। चलिए बच्चा, तो ये mg यहाँ पे लग रहा है। तो चूंकि आपका ये रॉड इक्विलिब्रियम में है, तो T1 प्लस T2 बराबर कितना हो जाएगा, mg होगा। चूंकि नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, तो ऊपर की तरफ लगने वाला फोर्स नीचे की तरफ लगने वाला फोर्स के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, है ना। ये आपका क्या है, सेंटर ऑफ मास। मान लेते हैं सेंटर ऑफ मास क्या है, C है। चलो ठीक है, बहुत अच्छा, है ना। सेंटर ऑफ मास क्या है आपका, यहाँ पे C है। अब हम लोग मान लेते हैं कि चूंकि ये क्या है, इक्विलिब्रियम में है, तो नेट फोर्स भी जीरो और नेट टॉर्क भी जीरो। तो किसी भी एक्सिस के अबाउट, मान लो A से पास करता हुआ एक्सिस के अबाउट नेट टॉर्क अबाउट, है ना, नेट टॉर्क, है ना, इसे लिखेंगे नेट टॉर्क अबाउट A, ये क्या हो जाएगा, जीरो, है ना। चूंकि इक्विलिब्रियम में है तो नेट फोर्स भी जीरो, T1 प्लस T2 बराबर mg के बराबर, और नेट टॉर्क भी जीरो। तो टॉर्क देखेंगे हम लोग कैसे निकालेंगे, यहाँ से एक्सिस के अबाउट हम लोग टॉर्क निकालने के लिए सीखेंगे। मान लो ये एक्सिस के अबाउट टॉर्क निकालना है, तो mg आपका ये फोर्स लग रहा है, पहले mg का टॉर्क और T1 का टॉर्क, ये T2 का टॉर्क और T1 का टॉर्क। T1 जो है इस एक्सिस से ही पास कर रहा है, A पॉइंट से ही जा रहा है, तो इसका परपेंडिकुलर दूरी यहाँ से क्या हो जाएगा, जीरो। तो T1 का टॉर्क तो आपको क्या हो गया, जीरो, है ना। तो T1 का टॉर्क आपका क्या हो गया, जीरो। बच गया क्या चीज, mg का टॉर्क, है ना। तो mg का टॉर्क याद रखेंगे, टॉर्क बराबर हमेशा जब भी निकालना होगा तो फोर्स इनटू लाइन ऑफ फोर्स से जिसके अबाउट आप टॉर्क निकाल रहे हो, है ना, वहाँ से परपेंडिकुलर दूरी। तो mg का लाइन ऑफ एक्शन ये है, इस एक्सिस से परपेंडिकुलर दूरी ये हो जाएगा। यहाँ से यहाँ का दूरी l/2 है, तो ये दूरी कितना हो जाएगा, l, है ना, cos थीटा, l/2 cos थीटा, ठीक है। तो ये mg का टॉर्क किधर हो जाएगा, है ना, mg इंटू l/2 cos थीटा। ये किधर घुमाएगा,
किधर घुमाएगा, क्लॉकवाइज घुमाना चाहेगा, क्लॉकवाइज घुमाएंगे अंदर की तरफ डायरेक्शन, तो आप अंदर की तरफ क्या मान लिए हो, पॉजिटिव। अब ये T1 जो है किधर की तरफ घुमाना चाहेगा, एंटी क्लॉकवाइज घुमाना चाहेगा, तो इसका टॉर्क क्या आ जाएगा, आउट टू द प्लेन, तो उसको हम लोग नेगेटिव कंसीडर करेंगे, है ना, तो नेगेटिव हम लोग कंसीडर। अब T2 का टर्क, तो T2 का लाइन ऑफ एक्शन ये है, और ये वाला दूरी है ना, ये वाला दूरी, ये वाला दूरी, ये भी एंगल क्या हो जाएगा, थीटा, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ L है, तो ये वाला जो दूरी हो जाएगा, है ना, चूंकि लाइन ऑफ एक्शन आपका कौन है ना, लाइन ऑफ एक्शन ये वाला फोर्स है, ये वाला दूरी क्या हो जाएगा, L cos थीटा, तो ये वाला भी दूरी हो जाएगा L cos थीटा, यानी कि T2 L cos थीटा, और इसका सम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे mg इंटू एल बाई टू इंटू कॉस थीटा बराबर T2 इंटू एल इंटू कॉस थीटा, L से L कट गया, कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया, यानी कि T2 का वैल्यू क्या हो गया, mg बाई 2, ये वाला वैल्यू को यहाँ पे रखेंगे, T2 का वैल्यू को mg बाई 2 इधर ले जाएंगे, तो ये वाला भी mg हो जाएगा, यानी कि दोनों बराबर हो गया, T1 बराबर T2 बराबर कितना हो गया, mg बाई 2। याद रखा कैसे टॉर्क हम लोग निकालेंगे, टॉर्क अबाउट एन एक्सिस, फोर्स इंटू फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन से परपेंडिकुलर दूरी किसका, एक्सिस से। समझ में आया, तो चलिए बच्चों इसको पॉज करके हम लोग लिख लेंगे, है ना। कैसे हम लोग परपेंडिकुलर दूरी निकाला देखेंगे, ये आपका रॉड है ना, देखें एक के अबाउट आपने टॉर्क निकाला, ये T2 फोर्स लग रहा है, और ये पॉइंट आपका ये है, ध्यान से रखेंगे, फिर से हम एक बार बता देते हैं, ये एंगल क्या है, थीटा है, ये आपका लाइन ऑफ एक्शन है, तो परपेंडिकुलर दूरी तो ये वाला हो गया, तो ये L है, तो ये क्या हो जाएगा, L cos थीटा। तो याद रखेंगे T2 इंटू L cos थीटा, और किधर घुमाना चाहेगा, एंटी क्लॉकवाइज, फिंगर को एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, आउट टू द प्लेन, तो यदि हम लोग क्लॉकवाइज वाला या इनटू द प्लेन को पॉजिटिव माना, तो आउट टू द प्लेन को क्या मानेंगे, नेगेटिव, तो यहाँ पे घटा लिया, बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो ध्यान में रखेंगे हम लोग कैसे टॉर्क निकालते हैं, टॉर्क अबाउट एन एक्सिस। चलिए मिटाते हैं, अगला सवाल करते हैं, ढेर सारा इस पर सवाल करेंगे और हम लोग सीख जाएंगे कैसे हम लोग टॉर्क निकालते हैं, टॉर्क निकालना हम लोग सीख लेंगे। चलिए अगला सवाल करते हैं हम लोग। ठीक है बच्चों, तो मान लीजिए कि ये कोई सरफेस है, रफ सरफेस है, कैसा सरफेस है बच्चा, रफ सरफेस, रफ सरफेस, ठीक है, रफ सरफेस है, और यहाँ पे एक आपका रॉड रखा हुआ है, और इस रॉड को एक रस्सी से ऐसे बांध दिया गया है, और यहाँ पे इसको फिक्स कर दिया। ये आपका क्या है, स्ट्रिंग, ठीक है, आपका ये क्या है, आपका रॉड है, सरफेस पे रखा हुआ है, इसका मास, आपका रॉड का मास m है, लेंथ L है, ये आपका क्या है, रॉड है, रॉड, ठीक है, यूनिफॉर्म रॉड है, और आपका रफ सरफेस दे दिया है, ठीक है। तो हमको क्या कह रहा है निकालने के लिए, फाइंड नॉर्मल एंड फ्रिक्शन applied by surface on rod for equilibrium, शॉर्ट में हम इक्विलिब्रियम के लिए, मतलब ये रॉड आपका किस में है, इक्विलिब्रियम में। आप जो ये एंगल जो देख रहे हो, यहाँ पे एंगल कितना बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। तो चलिए बच्चों इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, इक्विलिब्रियम है, हमने क्या बोला, इक्विलिब्रियम में है, तो क्या होगा, नेट फोर्स भी 0 और नेट टॉर्क भी 0, किसी भी एक्सिस के अबाउट नेट टॉर्क क्या होगा, 0 होगा। चलिए हम लोग इसको A मान लेते हैं, और इसको हम लोग क्या मान लें, B मान लेते हैं, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, अब देखेंगे कि इस पे कौन कौन फोर्स लगेगा। एक तो आपका है ना, इस रॉड के पास मास होगा, तो कहाँ लगेगा, इसके सेंटर के पास लगेगा, यहाँ पे क्या लगेगा बच्चा, mg लगेगा, mg लगा। दूसरा ये रस्सी है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, आपका टेंशन लगेगा, है ना, तो टेंशन लगेगा, ये इधर की रस्सी टेंशन लगाएगा, तो ये रॉड इधर जाना चाहेगा, तो फ्रिक्स है ना, तो इधर इसको, इधर वाले फोर्स को बैलेंस करने के लिए तो और कोई फोर्स है नहीं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चा, फ्रिक्शन, तो यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन आ जाएगा, और इस mg को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे नॉर्मल आया, क्या आया, नॉर्मल आया, है ना। तो नेट फोर्स 0 होना चाहिए,
है ना, इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम में नेट फोर्स क्या होगा 0, तो नॉर्मल किसके बराबर mg के बराबर, n किसके बराबर mg के बराबर, ऊपर वाला फोर्स नीचे वाला फोर्स दोनों एक दूसरे के बराबर, आजू बाजू के बराबर, तो t किसके बराबर fs के बराबर। तो हमको ना तो टेंशन पता है ना स्टैटिक फ्रिक्शन पता है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो हमने ये फोर्स का इक्वेशन लिख लिया, नेट फोर्स 0 किया है ना, तो हमारा नहीं आया। अब हम लोग किसी भी एक्सिस के अबाउट नेट टॉर्क भी क्या होगा 0 होगा, या तो आप बी के अबाउट नेट टॉर्क निकाल सकते हैं या ए के अबाउट निकाल सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है ना। तो हम लोग ऐसे पॉइंट से हम लोग नेट टॉर्क निकालेंगे जिस पॉइंट से मैक्सिमम फोर्स जा रहा हो। तो ए के अबाउट यदि हम लोग निकालते हैं तो नॉर्मल और फ्रिक्शन का टॉर्क क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, है ना, तो कम परेशानी होगा, 2 ही का निकालना पड़ेगा। और दूसरे के अबाउट निकालते हैं तो फोर्स, नंबर ऑफ फोर्स है ना बढ़ जाएगा, उसका टॉर्क आएगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि नेट टॉर्क अबाउट ए ये क्या हो जाएगा 0, समेशन ऑफ नेट टॉर्क अबाउट ए ये भी 0, किसके लिए इक्विलिब्रियम के लिए, फॉर इक्विलिब्रियम के लिए, ठीक है। तो ए के अबाउट नेट टॉर्क, तो एन का टॉर्क 0 चूंकि ए से ही पास कर रहा है, एफ एस का टॉर्क भी 0 चूंकि किससे पास कर रहा है ए से ही पास कर रहा है। अब एम जी का टॉर्क, तो एम जी का लाइन ऑफ एक्शन ये हो गया आपका, ये लेंथ कितना हो जाएगा L/2, ये वाला लेंथ इससे पहले वाले L/2 इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा एम जी इंटू L/2 इंटू क्या चीज कॉस थीटा, है ना। और ये किधर की तरफ घुमाना चाहेगा क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज घुमाना चाहेगा, और ये टेंशन जो है एंटी क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज के बराबर होगा। नेट टॉर्क 0 का मतलब क्लॉकवाइज टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज के बराबर। तो डायरेक्ट हम लोग ऐसे कर देते हैं, है ना, कि ये टेंशन का टॉर्क क्या हो जाएगा बच्चा, तो ये थीटा है, ये भी आपका क्या हो जाएगा थीटा, तो ये लाइन ऑफ एक्शन ये हो गया, परपेंडिकुलर दूरी ये हो गया, तो ये वाला दूरी कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना है L, तो ये क्या हो जाएगा L साइन थीटा। ध्यान से रखेंगे, जैसे ये आपका रड है, ये रड है, ये टेंशन ये लग रहा है ना, ये आपका क्या है थीटा है, ये भी आपका थीटा है। तो आप ये के अबाउट टॉर्क निकाल रहे हो तो इसका लाइन ऑफ एक्शन ये हो गया, तो ये वाला दूरी कितना हो जाएगा, तो ये लेंथ कितना है आपका L है, तो ये कितना हो जाएगा L साइन थीटा, चूंकि ये थीटा है तो ये L साइन थीटा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा फोर्स टेंशन इंटू परपेंडिकुलर दूरी, ये कितना है L साइन थीटा, L साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ से L से L आपका क्या हो गया कट गया, T का वैल्यू जो है आपका आ गया, कितना आ गया mg/2 इंटू कॉट थीटा, mg/2 इंटू कॉट थीटा, देयरफॉर नॉर्मल तो आपका आ गया mg के बराबर, fs जो है टेंशन के बराबर, और ये किसके बराबर mg/2 इंटू कॉट थीटा। तो चलिए बच्चों इसको लिख लेंगे पॉज करके। चलिए बच्चा अगला सवाल देखते हैं। मान लेते हैं आपका एक बॉक्स दिया हुआ है, ये बॉक्स है और इसमें एक रड रखा हुआ है जिसका मास m है और लेंथ l है, ठीक है। ए बी रड है जिसका मास m है और लेंथ l है, ठीक है बच्चा। और यहाँ पे जो आप देख रहे हो एंगल ये कितना बना रहा है आपका थीटा एंगल बना रहा है। और ये बॉक्स है आपका ई एक्सीलरेशन से इधर जा रहा है, ट्रांसलेट हो रहा है ई एक्सीलरेशन के, जिससे के वजह से आपका ये रड जो है क्या है इस बॉक्स के अंदर स्लिप नहीं कर रहा है, और दोनों सरफेस जो है आपका क्या है स्मूथ है, क्या है दोनों सरफेस स्मूथ है ना। तो निकालना है क्या होगा एक्सीलरेशन, यही आपको निकालना है, एक्सीलरेशन ऑफ बॉक्स क्या होगा, एक्सीलरेशन ऑफ बॉक्स निकालना है। तो एक काम करते हैं, हम इसी को हम लोग बॉक्स में बैठ करके ऑब्जर्व करते हैं। तो बॉक्स हमारा कौन सा फ्रेम हो गया, नॉन इनर्शियल फ्रेम हो गया। कौन सा फ्रेम हो गया, नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो हम लोग इसको बॉक्स में बैठ करके ऑब्जर्व करते हैं। तो बॉक्स में बैठ करके ऑब्जर्व करेंगे तो इसका एक्सेलरेशन रॉड का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और ये किस में है इक्विलिब्रियम में, ठीक है। यदि बॉक्स में बैठ करके ऑब्जर्व करेंगे तो धरती किधर फोर्स लगाएगा mg लगाएगा, कहाँ पे सेंटर पे। और चूंकि आप बॉक्स में बैठ गए हो, बॉक्स में बैठ करके सॉल्व कर रहे हो, तो स्यूडो फोर्स भी लगेगा, और स्यूडो फोर्स का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन भी क्या होता है सेंटर ऑफ मास होता है, सेंटर ऑफ मास बीच में होता है रॉड के, तो m इंटू एक्सेलरेशन ये लगेगा। दूसरा आपका यहाँ पे एक नॉर्मल लगेगा, यहाँ पे नॉर्मल n1 लगा, और यहाँ पर भी नॉर्मल क्या लगेगा n2 लगेगा, ठीक है। तो हमने देखा कि n1 किसके बराबर mg के बराबर, n2 किसके बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर। लेकिन एक्सेलरेशन तो आपका गिवन नहीं है और यही तो हमको निकालना है। तो अब इक्वेशन कौन सा आएगा, टॉर्क अबाउट
टॉर्क अबाउट एनी पॉइंट क्या होना चाहिए, जीरो। चूंकि आप इस बॉक्स में बैठ गए हो, तो बॉक्स में बैठने के बाद ये रड किस में है, इक्विलिब्रियम में। तो हम लोग ले लेते हैं टॉर्क अबाउट ए, नेट टॉर्क अबाउट ए या टोटल टॉर्क अबाउट ए क्या मान लेते हैं, क्या होगा, जीरो होगा, है ना। या इससे बेहतर होगा कि चूंकि सी पे दो दो फोर्स लग रहा है ना, एक एम ए लग रहा है और एक एम जी लग रहा है, तो टॉर्क अबाउट सी ले लेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा कि ये दोनों का टॉर्क खत्म हो जाएगा, बचेगा दो ही फोर्स। तो हमेशा उस पॉइंट के अबाउट टॉर्क लेंगे या उस एक्सिस के अबाउट टॉर्क लेंगे जहाँ से मैक्सिमम फोर्स पास कर रहा हो, तो आसानी होता। इसीलिए ऐसा नहीं कि आप ए के अबाउट नहीं लेंगे, ए के अबाउट लेंगे तो नहीं बनेगा, आप ए के अबाउट भी लेंगे तभी वही आंसर आएगा, बी के अबाउट लेंगे तभी वही आंसर आएगा, सी के अबाउट लेंगे तो अभी वही आंसर आएगा। हर पॉइंट के अबाउट है ना नेट टॉर्क क्या होगा, जीरो होगा यदि इक्विलिब्रियम में है तो, है ना। तो सी के अबाउट नेट टॉर्क क्या होगा, तो अब देखेंगे ये फोर्स है, ये एंगल थीटा है, तो ये वाला भी एंगल क्या होगा, थीटा। इसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ये, और ये वाला दूरी क्या हो जाएगा, है ना। तो ये N2 का टॉर्क, ये N1 का टॉर्क, N1 का टॉर्क ये वाला हो गया, तो ये वाला दूरी है ना, ये वाला दूरी, तो ये वाला दूरी कितना हो जाएगा, ये वाला दूरी, तो L/2 इंटू कॉस थीटा ना, L/2 इंटू कॉस थीटा। ठीक है बच्चा, L/2 इंटू कॉस थीटा ध्यान में रखेंगे, है ना। ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है ना, ये लाइन ऑफ फोर्स N1 है और ये वाला दूरी है ना। चलिए अच्छा, तो N1 इंटू L/2 कॉस थीटा, N1 का टॉर्क सी के अबाउट इधर घुमाना चाहेगा एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क सी के अबाउट क्लॉकवाइज टॉर्क के बराबर होगा। तो N2 का टॉर्क क्या हो जाएगा, N2 इंटू N2 का लाइन ऑफ एक्शन ये हो गया, और ये वाला दूरी क्या हो जाएगा, L/2 साइन थीटा ना, तो L/2 इंटू साइन थीटा। चलिए ठीक है, तो N1 का तो वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, कितना आया है, mg है ना, L/2 खत्म हो गया, इधर mg इंटू कॉस थीटा बराबर N2 का वैल्यू क्या आया है, मास इंटू एक्सीलरेशन इंटू साइन थीटा। m से m चला गया, यहाँ पे एक्सीलरेशन बराबर हो गया g कॉट थीटा। चलिए बच्चा इसको लिख लेंगे, है ना, जल्दी से इसको पॉज करके लिखेंगे बच्चा। चलिए क्वेश्चन हम लोग करें। ये सरफेस है और ये वॉल है, इस पे एक रड इस पोजीशन में रखा हुआ है, रड है, ये एंगल थीटा है, और ये सरफेस, यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है, म्यू, ठीक है। और ये यहाँ पे म्यू का वैल्यू क्या है, जीरो है, यहाँ पे म्यू का वैल्यू क्या है, जीरो है, इधर आपका म्यू है। तो कह रहा है कि फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ थीटा फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ रॉड of mass m and length l। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं कि ये रड है ना, मिनिमम थीटा बताना है। तो याद रखेंगे जब थीटा का वैल्यू जब मिनिमम होगा उस कंडीशन में रड किस कंडीशन में होगा, लिमिटिंग कंडीशन में होगा। तो फ्रिक्शन किस कंडीशन में होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन की कंडीशन में। ठीक है, तो पहले तो इसका मास m है, तो धरती कितना फोर्स लगाएगा, mg लगाएगा, ये तो लगाएगा है, कहाँ लगाएगा, सेंटर पे। यहाँ पे एक नॉर्मल आएगा n1 और एक इधर भी नॉर्मल आएगा n2। ये n2 है तो इधर भागना चाहेगा, तो इधर फ्रिक्शन बैलेंस करेगा, ये फ्रिक्शन, तो म्यू इंटू क्या आ जाएगा, n1। यहाँ पे फ्रिक्शन कितना आ जाएगा, म्यू इंटू n1। और याद रखेंगे बच्चा ये a है और ये आपका क्या है, b। रड हम लोग मान लिया इसको, ये पॉइंट है, ये बी पॉइंट है ना। तो याद रखेंगे चूंकि इक्विलिब्रियम में है
और थीटा का मिनिमम थीटा वैल्यू के लिए कौन सा फ्रिक्शन होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन। और स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, म्यू इनटू n1, ठीक है, म्यू इनटू n1। तो यहाँ से n1 की वैल्यू क्या होगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम में है तो n1 किसके बराबर, ऊपर वाला फोर्स नीचे वाला फोर्स के बराबर, तो mg के बराबर है ना। और n2 किसके बराबर हो जाएगा, n2 इधर वाला के बराबर, तो म्यू इनटू n1 के बराबर, ठीक है। और n1 क्या है, mg, तो क्या हो गया म्यू इनटू mg ना, ठीक है। तो n2 का वैल्यू क्या होगा, म्यू इनटू mg। चलिए ये तो आ गया, लेकिन हमको क्या निकालना है, मिनिमम थीटा, है ना। तो चूंकि इक्विलिब्रियम में है तो नेट टॉर्क अबाउट एनी पॉइंट, तो मैक्सिमम फोर्स किस पॉइंट से पास कर रहा है, ए से, तो ए के अबाउट नेट टॉर्क है ना, ये टोटल टॉर्क समेशन ऑफ टॉर्क अबाउट ए, ये क्या हो जाएगा 0। और यदि 0 है ना, तो ये mg का टॉर्क, mg और ये वाला दूरी कितना हो जाएगा, तो l/2 इंटू कॉस थीटा। तो mg इंटू l/2 इंटू क्या चीज़, कॉस थीटा। ये किधर घुमाएगा, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, ये क्लॉकवाइज, तो ये क्लॉकवाइज हो गया, ये थीटा, तो आपका ये वाला भी थीटा हो जाएगा, है ना, ये वाला थीटा। इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये वाला दूरी, तो क्या हो जाएगा l साइन थीटा, है ना। तो n2 l साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ से l से l कट गया, ये mg/2 कॉस थीटा बराबर n2 का वैल्यू कितना आया है, म्यू mg साइन थीटा। mg से mg चला गया, है ना, यहाँ पे क्या हो गया, टेन थीटा बराबर क्या हो गया 1/2 म्यू। यहाँ से थीटा का मिनिमम वैल्यू क्या हो गया, टेन इनवर्स 1/2 म्यू, मतलब इससे ज़्यादा रखेंगे, यदि थीटा का वैल्यू इससे ज़्यादा हुआ तो ये इक्विलिब्रियम में रहेगा। चलिए इसको पॉज करके लिख लेंगे बच्चा, पॉज करके आप लोग इसको लिख लेंगे। चलिए आगे हम लोग बढ़े। दो रड रखा हुआ है, ठीक है बच्चा। एक रड यहां से दूरी x है और ये वाला दूरी जो है आपका y है ना। दोनों का मास m और l है, इसका मास m है और l है, और इसका भी मास m है और लेंथ l है ना। हमको क्या बताना है, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x प्लस y, फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x प्लस y फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम। ठीक है बच्चा, तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं है ना। देखते हैं, सबसे पहले हम लोग ये ऊपर वाला रड देखते हैं, ठीक है। ऊपर वाला रड हम लोग देखते हैं, है ना। तो ये y का वैल्यू मैक्सिमम कब होगा, y का वैल्यू मैक्सिमम कब होगा, तो ध्यान में रखेंगे y का वैल्यू मैक्सिमम के लिए, है ना, y का वैल्यू मैक्सिमम क्या होगा, तो ये आपका है ना। तो ये रड गिरने वाला होगा, तो इधर से थोड़ा सा उठ जाएगा, तो है ना, नॉर्मल कहाँ शिफ्ट कर जाएगा, इस कॉर्नर पे, है ना। याद रखेंगे ये वाला रड जो है आपका नॉर्मल कहाँ शिफ्ट करेगा, है ना, नॉर्मल ये वाला पॉइंट पे शिफ्ट करेगा नॉर्मल,
यहाँ पे नॉर्मल शिफ्ट करेगा N1, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस रॉड का यहाँ पे नॉर्मल शिफ्ट कर जाएगा, कहाँ पे शिफ्ट करेगा, नॉर्मल, चूंकि यदि गिरने वाला होगा, है ना, यदि ये मैक्सिमम वैल्यू ले लिया जाए तो ये गिरने वाला होगा, तो ये थोड़ा सा टिल्ट करेगा तो नॉर्मल आपका इस कॉर्नर पे शिफ्ट करेगा। तो माना कि नॉर्मल N1 है ना, और mg कहीं दूसरे जगह हुआ, है ना, तो टॉर्क आ जाएगा। तो मस्ट भी mg कहाँ लगना चाहिए, यहीं पे लगना चाहिए। mg कहाँ लगना चाहिए, यहीं लगना चाहिए, ऊपर वाले रॉड में, है ना। तो ऊपर वाले रॉड में, और mg कहाँ लगता है ना, mg कहाँ लगता है आपका सेंटर ऑफ मास पे। तो मस्ट भी ये सेंटर ऑफ मास पे होगा, तो ये क्या हो जाएगा L/2। तो ये वाला भी दूरी कितना हो जाएगा, L/2, और यही क्या है, y है। तो ऊपर वाला का तो पता चल गया कि कितना दूरी होना चाहिए, y का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, L/2, ठीक है। ऊपर वाला का तो पता चल गया, है ना, क्योंकि जैसे ही गिरने वाला होगा, है ना, ऊपर वाला, तो ये यहाँ से उठ, है ना, थोड़ा सा उठेगा तो नॉर्मल कहाँ शिफ्ट करेगा आपका, जैसे कि आपका ये रखा हुआ है, ये रखा हुआ है, और इस पॉइंट पे जैसे ही आपका इस पॉइंट पे रखा हुआ है, तो जब आपका ये मार्कर उठेगा, गिरने वाला होगा, तो यहाँ से उठेगा तो नॉर्मल कहाँ शिफ्ट करेगा, एक एंड पे। उसी तरह से नॉर्मल आपका यहाँ शिफ्ट कर रहा है, तो हमने नॉर्मल यहाँ ले लिया है। तो mg क्यों यहाँ लगा दिए हैं कि नॉर्मल और mg c से गुजरेगा, तो c के अबाउट ये दोनों का नेट टॉर्क क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नहीं तो यदि mg कहीं दूसरे जगह होगा, है ना, यदि नॉर्मल कहीं सेंटर ऑफ मास पे नहीं लगेगा, तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट नॉर्मल का टॉर्क आ जाएगा, तो आपका ये घूम जाएगा। तो नेट टॉर्क भी 0 होना चाहिए। तो यहाँ तो y का वैल्यू पता चल गया। अब हम लोग को किसका वैल्यू पता करना है, x का मैक्सिमम वैल्यू। तो x का मैक्सिमम वैल्यू हम पता करने जा रहे हैं, ध्यान में रखेंगे, है ना। अब ये वाला रॉड को हम लोग देखते हैं। ये दूरी क्या है आपका x, ये दूरी आपका x, ये दूरी x, ठीक है। ये दूरी x है, तो ये वाला रॉड भी गिरने वाला होगा, तो नॉर्मल कहाँ शिफ्ट करेगा, यहीं पे। तो मान लेते हैं ये नॉर्मल आपका क्या हो गया, N2। एक नॉर्मल यहाँ भी लग रहा था, तो यहाँ पर भी नॉर्मल लगेगा कितना, N1। और यहाँ से याद रखेंगे N1 की वैल्यू कितने, किसके बराबर, mg के बराबर। तो N1 की वैल्यू किसके बराबर, mg के बराबर। समझ में आया बच्चा। और इसका मास, सेंटर ऑफ मास यहाँ होगा, यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे क्या हो गया, mg, ठीक है। तो ध्यान में रखेंगे। तो N2, है ना, यहाँ से N2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, N1 प्लस mg, है ना, और N1 की वैल्यू mg है, यानी कि 2mg हो गया। कितना हो गया बच्चा, 2mg। लेकिन हमको तो क्या निकालना है बच्चा, क्या निकालना है हमको बच्चा, यहाँ पे टॉर्क, है ना। क्या निकालना है, x का मैक्सिमम वैल्यू। तो हम लोग क्या करें, है ना, एक इक्वेशन हम लोग x का वैल्यू निकालना है। x का वैल्यू तो हमको नहीं आया, तो एक और इक्वेशन निकालते हैं, नेट टॉर्क, है ना, नेट टॉर्क अबाउट एनी पॉइंट, कोई भी पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क, है ना। नेट टॉर्क अबाउट, मान लेते हैं ये आपका c है, तो इसको हम लोग c1 मान लिए। नेट टॉर्क अबाउट c1, ये भी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है। तो क्या होना चाहिए बच्चा, तो ये वाला दूरी कितना हो जाएगा, L/2, ठीक है। तो देखते हैं, नेट टॉर्क अबाउट c1 क्या होना चाहिए, 0। तो N1 का टॉर्क क्या हो जाएगा, N1 क्या है, mg, और mg इंटू दूरी क्या है, L/2। ये किधर घुमाना चाहेगा, क्लॉकवाइज, इसके लिए, है ना, बराबर। mg का तो टॉर्क 0 हो जाएगा, क्योंकि c1 से ही जा रहा है। N2 का टॉर्क क्या हो जाएगा, तो N2 का टॉर्क हो जाएगा N2 इंटू, ये किधर घुमाना चाहेगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये वाला दूरी कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे L/2 माइनस क्या चाहिए, x, ठीक है। तो ध्यान में रखेंगे, यहाँ से क्या हो गया आपका, mg इंटू L/2 बराबर, N2 का वैल्यू क्या आ चुका है, 2mg इंटू L/2 माइनस x, है ना। mg से mg कट गया, है ना, यहाँ पे क्या हो गया, इधर ले आएंगे तो L/4 बराबर L/2 माइनस x। तो यहाँ से x को इधर ले आए और उधर जाके घट जाएगा, x का वैल्यू क्या हो गया, L/4। देयरफॉर याद रखेंगे बच्चा, देयरफॉर x प्लस y का जो मैक्सिमम वैल्यू आ गया, वो क्या आ गया बच्चा, x का मैक्सिमम वैल्यू L/4 और y का मैक्सिमम वैल्यू L/2। एलसीएम लेंगे 4, तो 3L/4 आपका हो गया, यही आपका आंसर हो गया। चलिए बच्चों, इसको पॉज करके लिख लेंगे, जल्दी से लिखेंगे बच्चा। चलिए बच्चों, है ना, ये सवाल देखते हैं। मान लेते हैं एक आपका ये क्यूब रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है बच्चा,
क्यूब रखा हुआ है और इस पे यहाँ पे कितना फोर्स लगा रहे हैं, एफ, है ना। और ये क्यूब रखा हुआ है किस सरफेस पे, रफ सरफेस पे। अब रफ सरफेस पे रखा हुआ है क्यूब। क्यूब का लेंथ कितना है, एल, तो ब्रीथ भी एल ही होगा और हाइट भी क्या होगा, एल। सिर्फ यहाँ पे लेंथ और है ना, हाइट और लेंथ दिख रहा है, विड्थ जो है वो नहीं दिख रहा है, तो सब कुछ एल ही है, इसका कोई दिक्कत नहीं। हमको निकालना है फाइंड एफ सच डैट ब्लॉक टॉपल बिफोर स्लाइडिंग, मतलब एफ की वैल्यू बताना है जिससे कि ये ब्लॉक स्लाइड करने से पहले क्या कर जाए, पलट जाए। जैसे कि मान लो कोई बड़ा सा है ना फ्रिज वगैरह रखा हुआ है, जैसे ऊपर से आप ऐसे फोर्स लगाओगे तो क्या करेगा, स्लाइड करने से पहले टॉपल हो जाएगा। तो एटलीस्ट कितना फोर्स लगाए जिससे क्या हो कि वो स्लाइड करने से पहले क्या हो जाए, टॉपल हो जाए, पलट जाए। यहाँ पे वो बताना है, देखेंगे, ध्यान देंगे बच्चा, है ना, पलट जाए। चलिए चलिए ये क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। मान लेते हैं ये आपका क्यूब है ना, सरफेस पे रखा हुआ है, तो mg कहाँ पे लगेगा, सेंटर पे लगेगा। mg तो सेंटर पे लगता है। और यदि आप F फोर्स यहाँ लगा रहे हो तो यदि ये टॉपल होने वाला होगा, यहाँ पे यदि टॉपल होने वाला होगा, ये ऐसे ब्लॉक रखा हुआ है, ये टॉपल होने वाला होगा, तो यहाँ से हल्का सा उठेगा तो नॉर्मल कहाँ शिफ्ट करेगा, टॉपल के कंडीशन पे, वर्ज ऑफ टॉपलिंग पे नॉर्मल कहाँ शिफ्ट कर जाएगा, यहाँ शिफ्ट कर जाएगा। याद रखेंगे नॉर्मल आपका एंड पॉइंट पे शिफ्ट कर जाता है, कब, जब गिरने वाला होता है, पलटने वाला होता है, ठीक है, तो पलटने वाला हो। फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, फ्रिक्शन यहाँ पे लगेगा, है ना। मान लेते हैं फ्रिक्शन लग रहा है क्या चीज, एफएस, क्योंकि स्लाइड नहीं कर रहा है, तो स्लाइड नहीं कर रहा है तो स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा यहाँ पे, है ना। तो ध्यान में रखेंगे यहाँ पे कि एफ किसके बराबर, स्टैटिक फ्रिक्शन के बराबर, और नॉर्मल किसके बराबर, mg के बराबर। और जस्ट टॉपल करने वाला है ना, पलटने वाला है, तो है ना फोर्स हमको जस्ट मिनिमम बताना है ना, कितना मिनिमम फोर्स लगाए जिससे कि वो क्या हो जाए, टॉपल कर जाए, पलट जाए। तो चलिए हम लोग है ना, मान लेते हैं ये पॉइंट आपका ए है, तो ए के अबाउट नेट टॉर्क हम लोग निकाल लेते हैं। नेट टॉर्क के अबाउट ए भी क्या होगा, 0 होगा, मतलब जस्ट इक्विलिब्रियम के कंडीशन में, वर्ज ऑफ टॉपलिंग वाला कंडीशन होगा। तो देखते हैं, है ना, तो ये फ्रिक्शन ए से पास कर रहा है तो इसका टॉर्क 0, नॉर्मल का भी टॉर्क 0, और एफ का टॉर्क, तो एफ का टॉर्क कितना होगा, एफ का टॉर्क एफ इंटू एल, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर दूरी, ये भी एल ही होगा, और एम जी इंटू ये वाला दूरी क्या हो जाएगा, L/2, तो क्या हो जाएगा mg इंटू L/2। तो ये L से आपका L कट गया, F का वैल्यू कितना हो गया, mg/2। तो चलिए इसको पॉज करके जल्दी से लिख लेंगे बच्चा। चलिए बच्चों एक और सवाल करते हैं। मान लेते हैं आपका ये क्यूब है और कहाँ रखा हुआ है, इंक्लाइन प्लेन पे, और इंक्लाइन प्लेन कैसा है, रफ है, कितना एंगल बना रहा है, थीटा, है ना। ये क्यूब है, मास m है, इसका लेंथ, ब्रीथ, हाइट तीनों आपका क्या है, क्यूब का L ही है। मान लेते हैं ये आपका L दिया हुआ है, चलिए। तो कह रहा है कि फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा का मिनिमम वैल्यू बताना है, सच डैट ब्लॉक टॉपल बिफोर स्लाइडिंग, मतलब है ना स्लाइड करने से पहले ब्लॉक क्या कर जाए, पलट जाए, टॉपल हो जाए, गिर जाए, ऐसे करके पलट जाए, है ना। ये स्लाइड ऐसे नहीं करे, पलट जाए, है ना। तो पलटेगा क्यों, है ना, क्योंकि यदि उसका टॉर्क बैलेंस नहीं हुआ है, थोड़ा सा भी टॉर्क आ गया तो क्या हो जाएगा, वो पलट जाएगा। तो ध्यान से देखेंगे बच्चा, क्योंकि हमको मिनिमम वैल्यू निकालना है ना, तो देखेंगे ध्यान से। मान लेते हैं थीटा एंगल है आपका, ये ब्लॉक रखा हुआ है ना, तो mg तो यहीं लगता है, तो mg का इधर कंपोनेंट कितना हो जाएगा, mg साइन थीटा, और ये वाला कंपोनेंट क्या होता है, mg कॉस थीटा। नॉर्मल कहाँ लगेगा, क्योंकि ये यदि टॉपल होगा तो यहाँ इसके अबाउट टॉपल होना चाहेगा, ऐसे गिरना हो चाहेगा, तो नॉर्मल आपका एकदम एंड पॉइंट पे शिफ्ट हो जाता है। हमेशा याद रखेंगे जब भी पलटने वाला होगा, नॉर्मल जिस पॉइंट के अबाउट पलटेगा वहीं पे शिफ्ट कर जाएगा, क्योंकि ये वाला पोर्शन ऐसे उठेगा आपका, ये वाला पोर्शन ऐसे उठेगा, तो नॉर्मल आपका यहाँ शिफ्ट कर जाएगा। चलिए बच्चा ये सेंटर, और फ्रिक्शन भी है तो फ्रिक्शन भी इधर होगा। मान लेते हैं फ्रिक्शन क्या है, एफएस है, ठीक है। तो याद रखेंगे चूंकि आपका स्लाइड तो नहीं हो रहा है, तो एफएस किसके बराबर, mg साइन थीटा के बराबर, और नॉर्मल किसके बराबर, mg
कॉस थीटा के बराबर। मान लेते हैं ये कोई पॉइंट ए है ना, तो ए के अबाउट नेट टॉर्क अबाउट ए क्या होगा, 0 यदि टॉपल करने वाला होगा, है ना। तो देखेंगे अब इसके अबाउट, तो नॉर्मल का टॉर्क और फ्रिक्शन का टॉर्क दोनों ए से ही जा रहा है, तो क्या हो जाएगा आपका 0। हम ऐसे याद रखेंगे, टॉर्क बराबर फोर्स इनटू उस एक्सिस से परपेंडिकुलर दूरी, तो इसी पॉइंट से पास कर जा रहा है परपेंडिकुलर दूरी, 0 हो जाएगा। तो नॉर्मल और फ्रिक्शन का टॉर्क तो 0 हो गया। बच क्या गया mg sin थीटा का, mg sin थीटा और ये दूरी कितना हो जाएगा l/2, mg cos थीटा ये वाला भी दूरी l/2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा mg sin थीटा इंटू l/2 का टॉर्क किधर घुमाएगा, एंटी क्लॉकवाइज, ये किधर घुमाएगा क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज के बराबर होगा, है ना, mg cos थीटा इंटू l/2 के, mg cos थीटा इंटू l/2, ठीक है। तो यहाँ पे l/2 से l/2 चला गया, mg से mg चला गया, sin थीटा cos थीटा क्या हो जाएगा tan थीटा बराबर 1, तो थीटा का मिनिमम वैल्यू जो हो गया कितना हो गया 45। यदि थीटा का मिनिमम वैल्यू आप 45 रखते हो तो कोई क्यूब रखते हो आप, तो क्यूब क्या हो जाएगा आपका पलट जाएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज हम लोग इतना ही देखते हैं ये वीडियो लेक्चर।